नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। ठीक है, तो मेटल किसको बोलते हैं हम लोग, एक नॉर्मल भाषा में मेटल कौन होते हैं? मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर पाए, हम बोलते हैं वो मेटल है। हाँ, बाकी तो मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, मेटल आर सोनोरस, आवाज करते हैं, मेटल को शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, एक्सेट्रा, ये सब प्रॉपर्टीज तो हैं ही। लेकिन जो बेसिक लेवल पे जो हम बोलते हैं मेटल कौन, मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दे आर मेटल। और नॉन मेटल कौन, जो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब जैसे मेटल में देखो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, इनके ऊपर देखो प्लस 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 चार्जेस है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे Cl माइनस देखो, फ्लोरीन 1 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है? क्या होता है? लेफ्ट से गेन करने की। तो क्योंकि गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसलिए नॉन मेटेलिक नेचर जो है वो बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मेटेलिक नेचर कम हो रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त जो मेटेलिक नेचर है वो कम होता है। देखो, सबसे ज्यादा मेटेलिक आपको लेफ्ट साइड में ही मिलेगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एस ब्लॉक एलिमेंट सब लेफ्ट साइड में ही मिलते हैं। बीच वाली ट्रांजिशन सीरीज है और राइट साइड वाली क्या है? फिर नॉन मेटेलिक है। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मेटल तो वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए। लेफ्ट से राइट जाते वक्त डोनेशन तो छोड़ दो, उल्टा वो लेना पसंद कर रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के जो उनकी चाहत है वो बढ़ती है, इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होगा? ऊपर से नीचे आते वक्त मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों? ऊपर से नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा तो किसी भी एटम के लिए अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना आसान हो जाएगा। और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना आसान हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। क्योंकि मेटल हम किसको मान रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। तो जब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान हो जाता है। तो इसलिए ऊपर से नीचे आते वक्त क्योंकि साइज बड़ा होता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है, देयरफॉर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, रीजन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिख सकते हो। तो ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्लियर एवरीवन? कुछ भी ज्यादा इसमें पंगे वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद वैलेंसी। वैलेंसी से तो आपका पुराना नाता है। वैलेंसी मतलब क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब जैसे देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो लिथियम का 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4 एंड सो ऑन, राइट? तो अगर आप एक चीज नोटिस करें, लिथियम को कोई पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करोगे या 7 इलेक्ट्रॉन लेना, तो वो बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो कैसी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन 1 की होगी, इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 की होगी। और वो भी कैसे नेचर की होगी? डोनेटिंग नेचर की होगी। बेरिलियम का +2, बोरॉन का +3, कार्बन का क्या होगा? +-4। अच्छा, कार्बन देखो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। वो अलग बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन का डील करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, लेकिन 4-4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 4-4 इलेक्ट्रॉन लेना, अगर आप बोलो इलेक्ट्रॉन को लेने की बात तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन लेना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। कहां से लाओगे इतनी एनर्जी? राइट? कहां से लाओगे इतनी एनर्जी? दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन अपना दे दोगे तो आपको बदले में एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी लेट्स टू अगेन अनस्टेबिलिटी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ज्यादा एनर्जी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है और कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। और अगर एनर्जी डोनेट करने की बारी आई तो लाओगे कहां से? फिर वो एक पंगा आ जाता है ना। तो आप देखो, वैलेंसी प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन को जो कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसी है? लिथियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4। आपको मालूम है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। डू यू नो दिस? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन का देखो -3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का -1। अच्छा, ये माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, जस्ट वो है। प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन को देने की। तो आप देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना, तो इनमें क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। कार्बन में ठीक है प्लस माइनस मैंने लिखा हुआ है, दे भी सकता था, ले भी सकता था। जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। बात समझ में आई? हाँ, नियॉन की क्या यहाँ पर 8 है। तो ये प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो अगर आप मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड प्लस माइनस छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि पहले वैलेंसी बढ़ रही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और उसके बाद कंबाइनिंग कैपेसिटी धीरे धीरे करके घट रही है। तो इसलिए देखो, लेफ्ट से राइट जाते वक्त पहले वैलेंसी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, और उसके बाद वैलेंसी का मैग्नीट्यूड घटता है। लेकिन अगर कोई बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों में फर्क है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त अगर कोई बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट से राइट जाते वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन वैलेंसी का क्या होता है, वैलेंसी पहले बढ़ती है 1 2 3 4 और फिर 4 3 2 1 फिर घटती है। इसलिए ग्राफ ऐसा एक बार ऊपर और एक बार नीचे। और यहाँ पर देखो मैंने ये साइन लगा रखा है, ये मॉड वाला साइन लगा रखा है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन देगा कौन लेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने बॉन्ड बनाया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पता है ना 2 बॉन्ड बना सकता है। आप H2O का मॉलिक्यूल ले लो, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाया। या फिर ऑक्सीजन अगर अपने ही साथ बनाए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन बनाता है, पता है ना ये बात। ठीक है, फ्लोरीन देख लो, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, राइट। कार्बन देखो 4 बॉन्ड बनाता है, CH4। तो CH4 में कैसा होता है, ऐसे होता है ना, CH4 CH 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 इसी वे में होता है। तो ये क्या बताता है आपको, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्लियर एवरीवन, ऑलराइट। डाउन द ग्रुप क्या है, तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी इज कांस्टेंट। डाउन द ग्रुप वैलेंसी इज कांस्टेंट। लिथियम का वैलेंसी 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, रुबिडियम का 1, सीजियम का 1, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं एंड वैलेंसी भी सेम होती है। और इसके बारे में तो आपको अच्छे से खबर है, क्योंकि जूनियर क्लास में तो ये पढ़ा ही है आप लोगों ने, राइट। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, तो क्या आप लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा है। क्या होता है ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, या फिर और भी कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अभी तक ये जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन आज के बाद ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप अलग बताएंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। बस इतना ध्यान में रखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा है तो मतलब रिडक्शन हुआ है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर घटा है तो रिडक्शन। फॉर एन एग्जांपल जरा समझना है, इधर बोर्ड में देखेंगे सब लोग। एग्जांपल के लिए ये ऑक्सीजन है, किसी ने ऑक्सीजन का O2 माइनस बना दिया। और कैसे बनाया, पक्का इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। तो यहाँ पर देखो पहले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, ये जो ऊपर का ये जो चार्ज होता है ना, इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। पहले 0 था, अब क्या हो गया, -2 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। तो पहले 0 था, अब -2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, अब -2 हुआ है। तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, क्योंकि 0 था अब -2 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर हुआ है रिडक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल से जैसे समझते हैं। मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सोडियम 1+ हो गया। तो सोडियम के साथ क्या हुआ, पहले 0 था, राइट, और अब क्या हो गया, 1+ हो गया। तो क्या इंक्रीज हुआ, 0 से +1 हो गया। तो सोडियम के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा समझ लीजिए ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो मतलब रिडक्शन हुआ है। क्योंकि ये जो आप डेफिनेशन बोलते हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, है ना, ये डेफिनेशन अपने आप में क्लियर कट पिक्चर नहीं देती। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ Na+Cl गिव्स यू NaCl, बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ना ही यहाँ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। दिख रहा है, कोई बता सकता है Na+Cl गिव यू NaCl क्या है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, कोई बता सकता है, नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे, सोडियम अकेला है, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सोडियम अकेला है। क्योंकि अकेला है तो अकेला ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ले सकता। भाई डील कब होगी, डील तो तभी होगी ना जब दूसरा एग्जिस्ट करेगा सामने, है कि नहीं। तो यहाँ पर सोडियम अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। कोई पूछे ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है, तो याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर इनडायरेक्टली चार्ज रिप्रेजेंट करता है। अब वो चार्ज एक्चुअली भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हो गया कि ख्याली, मतलब जस्ट काम चलाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाइपोथेटिकल। इसके बारे में और डिटेल में जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं ना तब और डिटेल में आएंगे। फिलहाल जस्ट एक चार्ट समझ लीजिए। सोडियम अकेला है, किसी को लिया नहीं, किससे दिया नहीं, ठीक है, तो Na0। Cl अकेला है इसलिए 0। NaCl जब बनेगा तो NaCl में क्या करेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आ जाएगा, -1। सोडियम ने लूज किया तो +1 एंड क्लोरीन ने गेन किया तो -1। अब जरा यहाँ पे नोटिस करो सोडियम के साथ क्या हुआ, 0 था, अब ये +1 हुआ है, तो सोडियम के साथ हुआ है
ऑक्सीडेशन। क्लोरीन पहले 0 था, अब -1 हुआ है, तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो बात समझ में आई? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा दैट इज रिडक्शन। बस इतना ही डेफिनेशन है। तो सारा सवाल फिर ये रह जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई एटम आइसोलेटेड फॉर्म में है, अकेला है, कोई रिएक्शन नहीं करी है उसने, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि ना तो किसी से कुछ लिया होगा ना दिया होगा, अकेला है ना। जैसे यहाँ पर सोडियम एंड क्लोरीन अकेला है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। लेकिन अगर बॉन्ड बना लेता है तब ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि H2O में ऑक्सीडेशन नंबर किस किस का क्या है, तो जरा नोट करना, H2O में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या बोलेगा हाइड्रोजन को कि भाई अपने इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -2। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? +1। क्यों +1? तो जरा देखना, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 2 हाइड्रोजन को मिल करके एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो जाके 2 इलेक्ट्रॉन की भरपाई होगी। इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 एंड ऑक्सीजन का क्या है? -2। अच्छा, क्या मैं इसको H2O1 लिख सकता हूं? एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × +1 +2 होता है, एंड 1 × -2 होता है, तो बैलेंस हो गया ना, +2 एंड -2 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो 2 हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके दे दिया। समझ में आया? हाँ, तो ये जो ऊपर मैंने पावर लिखी है, व्हाट आर दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर। हाइपोथेटिकल क्यों होते हैं ये, इसकी भी वजह समझ लो। अब कोई ऊपर ऊपर से देखेगा तो उसको लगेगा कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन ने एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे दिया। अपना एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन ने मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन का तो लेन देन तो नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी हम ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन ने उसके इलेक्ट्रॉन चुरा लिया हाइड्रोजन के, जो कि सही नहीं है। इसीलिए ये जो थ्योरी होती है ऑक्सीडेशन नंबर की, हाइपोथेटिकल होती हैं, लेकिन काम तो बन रहा है। अब जैसे मैं अगर बोलूँ कि भगवान होते हैं, तो कई लोग बोलेंगे होते हैं, कई लोग बोलेंगे नहीं होते, पर कुछ लोगों का काम बन रहा है उससे। अगर भगवान का नाम लेने से आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है तो बिल्कुल लो, देखा तो नहीं है ना, लेकिन अगर काम बन रहा है तो कर लो, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको ऐसा है कि काम बन रहा है ना उससे, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर जरा समझिए, जैसे एक यहाँ पर मैंने लिख रखा है Na0, देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल यहीं पर ही लिख रखा है, ठीक है। तो ये देखो Na0 + Cl0 गिव यू, सॉरी Na0 नहीं बोलना चाहिए, वो तो बाद में निकालोगे, Na + Cl गिव यू NaCl। तो Na के ऊपर 0, Cl के ऊपर 0, तो Na का +1 और ये Cl के ऊपर क्या आ गया? -1। तो 0 का +1 हुआ, मतलब सोडियम के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के साथ क्या हुआ? रिडक्शन। और इसीलिए आप एक बात समझना, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो उस टाइम पे रिडक्शन भी होगा, उस टाइम पे रिडक्शन भी होगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो उस टाइम पे कंफर्म है कि रिडक्शन भी होगा, क्योंकि जब लेन देन होगा, अगर एक लेने वाला होगा तो दूसरा देने वाला भी तो होगा। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लेने वाला है, देने वाला नहीं है? हो सकता है? नहीं होता। इसलिए याद रखना, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी हुआ होगा, और जब कभी भी रिडक्शन होगा तो मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। इसीलिए हम इनको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स में रेड मतलब रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन, रेड का मतलब क्या? रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कोई ना कोई तो होगा जो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, राइट ना? हाँ। अब जूनियर क्लास में क्या होता था, जब कोई आपसे पूछता था कि C+O2 गिव यू CO2, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, तो आप बोलते थे सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पर सही मायने में ये गलत होता। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी तो होना चाहिए ना। तो किसके साथ हुआ रिडक्शन? तो अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी है तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे C+O2 गिव यू CO2। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 2 -4, तो कार्बन को क्या देना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। अगेन थ्योरी है ये, ऐसा लग रहा है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, पर एक्चुअली उसने दिए नहीं है, पर अपना काम बन रहा है। कार्बन अकेला है इसलिए 0, एंड O2 ये 2 ऑक्सीजन है, तो अगेन O2 का भी क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि O2 है ना, 2 ऑक्सीजन है, दोनों इक्वली पावरफुल है। अब कोई चीज अगर इक्वली पावरफुल होगी तो वो थोड़ी ना दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब जैसे O2 का मतलब O डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ऐसा थोड़ी होगा कि ये राइट साइड वाला ऑक्सीजन लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अरे दोनों उतने ही पावरफुल हैं, कोई नहीं ले पाएगा। तो अगेन यहाँ पर क्या आ गया? कोई लेन देन नहीं होगा, दैट इज 0। तो अगर यहाँ पर कोई बोले कार्बन के साथ क्या हुआ है, तो कार्बन के साथ हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है? रिडक्शन। समझ में आया? तो अगेन रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है,
कर रहा है, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है, आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग से पढ़ रहे हो और रिडक्शन को अलग से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जब लेनदार होगा तो देनदार भी होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस O2 गिव यू H2O। बैलेंस नहीं है ये, और बैलेंसिंग की कोई खास ऐसी जरूरत भी नहीं है। H2 प्लस O2 गिव यू H2O। अब किसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है, किसके साथ रिडक्शन? तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -2 आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑक्सीजन ने पक्का 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, बदले में हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, पर क्योंकि ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो बात बन गई ना। हाँ, तो इसलिए हाइड्रोजन का क्या है, +1। H2 इंडिविजुअली 0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का इंडिविजुअली 0। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, 0 से +1 हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का 0 था और अब -2 है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लियर है? अच्छा, C प्लस O2, अच्छा यहाँ पर भी भाई एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, C प्लस O2 गिव यू CO2। ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 2 2 जा -4, तो वो -4 की भरपाई अकेले कार्बन को करनी है, इसलिए एक ही कार्बन को +4 देना होगा हाइपोथेटिकली, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं लिया नहीं, और अपना काम बन रहा है ना, तो बस। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है यहाँ पर 0, कार्बन के ऊपर 0, कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, रिडक्शन। समझ में आया ये चीज, समझ में आया? ओके, दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक बात हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट साइड में जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिएक्टेंट साइड में एजेंट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे, एजेंट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे, एजेंट आपको कहां मिलेंगे, रिएक्टेंट साइड में मिलेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा देखो पहली वाली रिएक्शन को देखो, रिएक्टेंट साइड में देखो, एक Na दिख रहा होगा और एक Cl दिख रहा है, तो Na के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसलिए Na इज रिड्यूसिंग एजेंट। Cl के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन, इसलिए Cl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिख रहा है? दूसरी रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में देखना है, प्रोडक्ट में नहीं देखना है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसलिए हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड O2 के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन, इसलिए O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहां रिडक्शन हो रहा है वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीसरा केस देखो यहाँ पे, थर्ड में कार्बन, ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आया? तो जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है रिएक्टेंट साइड में, और जहां रिडक्शन होता है वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम कर रहा है? ठीक है, तो अब जरा समझना यहां पर हुआ क्या। पहले रिएक्शन को देखो, पहली रिएक्शन में क्या हुआ, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया। देखो जरा, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाके तो क्लोरीन -1 हुआ ना, बात समझना। पहले क्लोरीन क्या था, 0, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए क्लोरीन -1 हुआ। तो क्लोरीन जो कि पहले 0 था अब वो -1 हुआ, मतलब क्लोरीन जो रिड्यूस हुआ वो क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन ना देता तो क्या वो रिड्यूस हो पाता, क्या वो रिड्यूस हो पाता, नहीं हो पाता। इसीलिए सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई क्या? मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। क्लोरीन के साथ क्या हुआ, रिडक्शन। क्लोरीन के साथ रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि रिडक्शन होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसकी सप्लाई किसने करवाई, सोडियम ने करवाई, और इसी वजह से सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्लोरीन की बारी, क्लोरीन क्या बोलता है सोडियम को कि सोडियम तेरे साथ ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्यों हो गई एक इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि तेरा वो इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया। तो सोडियम के साथ जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्लोरीन ने करवाया, क्योंकि अगर क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन ना लेता तो वो ऑक्सीडाइज ना हो पाता, उसका एक इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं आती, वो ऑक्सीडाइज ना हो पाता। तो सोडियम अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो करवाने वाला कौन, ये क्लोरीन, और क्लोरीन अगर रिड्यूस हुआ है तो करवाने वाला कौन, सोडियम। ठीक है, आपने रियल एस्टेट एजेंट सुने हैं, घर दूसरे आदमी ने लिया है लेकिन घर की डील करवाने वाला कौन, ये एजेंट। इसलिए ये क्या बोलता है, हम रियल एस्टेट एजेंट है, क्योंकि सामने जो लेन देन हुआ है उसकी वजह कौन है, उसकी वजह यहाँ पर ये बंदा है, ये एजेंट है। इसलिए क्या बोलते हैं ये एजेंट। एक और चीज़ समझो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो और फिर मैंने तुम्हारे घर में कंप्लेंट कर दी और तुम्हारी हो गई ठुकाई, तो ठुकाई तो तुम्हारी हुई है, करवाने वाला कौन, मैं। करवाने वाला कौन, मैं, क्योंकि अगर मैंने कंप्लेंट ना की होती तो तुम्हारी ठुकाई नहीं होती थी। तो ठुके तुम, लेकिन ठुकवाने वाला कौन, मैं। तो तुम खुद के ही एजेंट नहीं हो सकते।
तुम खुद के एजेंट नहीं हो सकते। ऐसा है क्या कि तुम खुद घर जा करके अपनी ही कंप्लेन करो? ऐसा तो नहीं होता, कंप्लेन करने वाला तो कोई दूसरा ही रहेगा। तो याद रखना, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, समझ में आया? तो ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पता करो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बना दो, और जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर रिएक्टेंट साइड में उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दो। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्टेंट साइड जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? एक और चीज़, जिस किसी ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज, वो रिड्यूस हो जाती है, या बोल सकते हैं कि उसके साथ रिडक्शन हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ ऊपर एग्जांपल में NaCl के साथ क्या हुआ, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए तो Cl रिड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे तो रिड्यूस हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करोगे तो रिड्यूस हो जाओगे, और अगर लूज करोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाओगे। तो अगर कोई बोलता है कि आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, मान लो एक जनरल टर्म में किसी ने बोला कि यहाँ पे लोहा पड़े पड़े ऑक्सीडाइज हो गया, तो समझ लो कि लोहे ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसलिए वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है? कोई बोले कि ये जो मटेरियल है ये रिड्यूस हो गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है? हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो रिड्यूस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है? तो अगर हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ बढ़े तो क्या लगता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है कि कम हो जाती है? लेफ्ट से राइट जाते वक्त सोच के देखो ज़रा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने की टेंडेंसी लेफ्ट से राइट जाते वक्त बढ़ती है कि कम होती है? ज़रा सोचो, लेफ्ट से राइट जाते वक्त दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने की पावर बढ़ती है कि कम होती है? ऐसा समझो मैं फ्लोरीन हूँ, ऐसा समझ के चलो मैं फ्लोरीन हूँ। ठीक है? और मैं कहाँ पर आता हूँ? राइट साइड में आता हूँ। क्योंकि मैं फ्लोरीन हूँ, मैं दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूँ और बड़े आराम से छीन लेता हूँ, तो बड़े आराम से मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा सकता हूँ। सोच के देखो ज़रा, मैं फ्लोरीन हूँ, मेरे लिए दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचना बड़ा आसान है। तो क्योंकि मेरे लिए इलेक्ट्रॉन दूसरों का खींचना बड़ा आसान है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं दूसरे को बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज करवा सकता हूँ। तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो बदले में दूसरे का इलेक्ट्रॉन लूज करवाने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो कोई दूसरा लूज करेगा ना। अब इसकी बजाय कोई ऐसा स्पीशीज है, मान लो लेफ्ट साइड वाला लिथियम है, लिथियम दूसरे को क्या ऑक्सीडाइज करवाएगा? लिथियम तो खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए खड़ा है कि नहीं? लिथियम को अगर पूछो कि तुम दूसरे को क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडाइज करा सकते हो या रिलीज या रिड्यूस करवा सकते हो, तो लिथियम क्या बोलेगा? ऑक्सीडाइज तो मुझे खुद होना है, हाँ मैं दूसरे को रिड्यूस करवा सकता हूं। मैं अगर किसी फैक्ट्री में कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे कस्टमर की तलाश रहेगी, और अगर मैं कस्टमर हूं तो मुझे प्रोड्यूसर की तलाश रहेगी। उल्टा होता है कि नहीं? उल्टा होता है, जो प्रोड्यूसर होता है उसको कस्टमर की तलाश रहती है, और जो कस्टमर होता है उसको प्रोड्यूसर की तलाश रहती है। राइट? तो जो राइट साइड वाले हैं उनको इलेक्ट्रॉन की तलाश है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इजीली निकलवा सकते हैं, और जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इजीली निकलवा दे, रिलीज करवा दे, तो मतलब उनको इजीली ऑक्सीडाइज करा दे। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाते वक्त ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। आप फ्लोरीन को बोलो तेरा रिड्यूसिंग पावर कैसा है, पूछो जरा फ्लोरीन को तेरा रिड्यूसिंग पावर कैसा है, तो बोलता है रिड्यूसिंग पावर मेरे पे क्या रिड्यूसिंग पावर है, मैं खुद रिड्यूस होना चाहता हूं, मैं क्या दूसरे को रिड्यूस करवाऊंगा, मैं तो खुद रिड्यूस होना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? मैं तो खुद रिड्यूस होना चाहता हूं, मैं दूसरे को क्या रिड्यूस करवाऊंगा। ये आप लिथियम को बोल सकते हो तेरे में रिड्यूसिंग पावर है, बोला अरे बिल्कुल रिड्यूसिंग पावर। कैसे? क्योंकि मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा किसी को भी और हो गया वो रिड्यूस। समझ गए? अच्छा, तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है? ऊपर से नीचे आते वक्त रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। ऊपर से नीचे आते वक्त रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है ना, साइज बड़ा हो जाता है एटम का तो पकड़ कमजोर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ गई तो वो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो गेन करेगा, और जो गेन करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दिया तो समबडी इजीली उसको गेन कर दिया तो वो रिड्यूस हो गया। तो मैं लूज ना करता तो वो गेन ना करता, मैं लूज ना करता तो वो रिड्यूस ना होता। तो क्योंकि मैं इजीली लूज कर पा रहा हूँ इसकी वजह से सामने वाला इजीली गेन कर पा रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर रिड्यूसिंग पावर है।
मेरे अंदर रिड्यूसिंग पावर है, क्योंकि मैं लूज कर सकता हूँ तो सामने वाला गेन कर सकता है। मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इस सामने वाले को अमीर कर सकता हूँ। कैसे? मैं अपना पैसा उसको दे दूंगा, हो गया वो अमीर, क्योंकि मेरे पास तो बहुत है, खादान है मेरे पास, सोने की पेट्रोल के कुएँ हैं, है कि नहीं? हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वही तो दूसरे को बांट सकता है ना। क्लियर है? तो ऊपर से नीचे आते वक्त रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ लीजिए, जो पॉजिटिव नेचर के हैं, जो कैटाइन बनना पसंद करते हैं, उनके पास रिड्यूसिंग पावर होती है। सो मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मेटल रिड्यूस करते हैं, मेटल रिड्यूस करते हैं दूसरे को, अपने को नहीं। याद रखना, ये अपने टर्म्स में बात नहीं हो रही है, ये दूसरे के टर्म्स में बात हो रही है। मेटल रिड्यूस करते हैं दूसरे को, क्योंकि मेटल खुद का इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और दूसरे को जाके चिपका के आ जाते हैं और दूसरा बेचारा रिड्यूस हो जाता है। सो मेटल ने क्या किया? दूसरे को रिड्यूस किया। सो मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कई बार स्टूडेंट को नहीं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो बस याद ऐसा करो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड को मेटलिक नेचर ज़्यादा होता है तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, और राइट साइड में नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो लेफ्ट साइड में रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा और राइट साइड में ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। ठीक है? लेफ्ट साइड में रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा और राइट साइड में ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रही होगी, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। जैसे कोई बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर पता करो NaNO3 का, कैसे पता करेंगे? देखो, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1, तो इस -1 चार्ज की भरपाई कौन करेगा? सोडियम करेगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन देखे तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ गया? +1, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस +1 एंड NO3 का फुल पावर क्या है? -1। अच्छा, जैसे CO3 के ऊपर चार्ज -2 का होता है, तो CO3 को जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कौन देगा? यहाँ पर कैल्शियम देगा, तो कैल्शियम के ऊपर क्या आ गया? +2 आ गया। SO4 के ऊपर 2- होता है, तो SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की भरपाई अगर सोडियम को करनी पड़ेगी तो ऐसे में 2 सोडियम लगेंगे, क्योंकि एक सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऐसे में 2 सोडियम लगेंगे। तो सोडियम के ऊपर क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर +1। KOH में OH का पावर क्या होता है? -1। ये पढ़े ना, ये आपने ये आयन पढ़े ना, ऐसे वाले, ये वाले आयन्स पढ़े हैं, ठीक है? OH का पावर -1 है, तो KOH में अगर OH को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, साइड वाले को। पोटेशियम है तो पोटेशियम को ही देना पड़ेगा, तो +1 है यहाँ पर। क्लियर? क्लास 9 में पढ़े थे ना, वो ऐसा करते थे ना, यहाँ पर K है, यहाँ पर OH है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, ऐसा करके, याद है कुछ? K का +1, OH का -1, सो KOH, ऐसे कुछ पढ़ा था क्लास 9 में, रहता था ये जब आप मॉलिक्यूल बनाते थे। ठीक है? क्लियर? ये समझ में आया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिड क्या होते हैं, पता है किसी को? एसिड, व्हाट आर एसिड्स? एसिड क्या होते हैं? व्हाट आर एसिड? एसिड वो जिसको मुंह पे फेंको तो मुंह जल जाए, एटलीस्ट बॉलीवुड तो यही दिखाता है ना? देखो, जलाने का काम जितना एसिड करता है उतना बेस भी करता है। बेस आर इक्वली डेंजरस, पर क्योंकि टीवी में बार बार एसिड दिखा रखा होता है तो अपने को लगता है एसिड डेंजरस होते हैं, बेस ठीक ठाक है। बेस भी उतने डेंजरस होते हैं। ठीक है? हाँ, तो एसिड होता क्या है? पुरानी डेफिनेशन कहती थी कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। नींबू खट्टा होता है, एसिड होता है। सिट्रस एसिड होता है उसमें। दही खट्टी होती है, दही में एसिड होता है ना? हाँ, लैक्टिक एसिड। अब वही चीज़ जो कड़वी होती हैं उनके अंदर बेस होता है। साबुन कड़वा होता है, नहाते नहाते कभी मुंह में चला जाता है, हाँ कड़वा सा लगता है ना वो, तो मतलब साबुन क्या है? बेस है। और थोड़े स्लिपरी जो नेचर के होते हैं, दे आर द बेस, राइट? पुरानी डेफिनेशन ये थी। अब वो डेफिनेशन को तुम आज के ज़माने में यूज़ करोगे तो हर एक को थोड़ी ना चाक के देखोगे, तो हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो मॉडर्न डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। तो मॉडर्न डेफिनेशन में एक डेफिनेशन आरएनएस ने दिया था। आरएनएस पता है आप लोगों को? क्लास 10 में था आरएनएस? नहीं था? आरएनएस भी नहीं था? वेरी गुड, ठीक है। तो आरएनएस करके एक बंदा था, उसने क्या बोला? एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जिनको पानी में डालते ही H+ रिलीज करें। क्या रिलीज करें? H+। अच्छा, ये सुना है? अच्छा, तो मतलब आदमी का नाम पता नहीं है, आरएनएस है वो। हाँ, तो आरएनएस है, ये याद रखो। पानी में डालते ही जो H+ रिलीज करे, ऐसे सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एसिड। जैसे फॉर एन एग्जांपल HCl को जब तुम पानी में डालते हो तो वो H+ एंड Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए HCl इज एन एसिड। H2SO4 को पानी में डालो
H2SO4 को पानी में डालो तो वो 2H+ एंड 1SO4 2- रिलीज करता है। तो H+ रिलीज किया मतलब क्या है, वो एसिड है। और बेस का डेफिनेशन उस बंदे ने क्या बोला कि जो OH- रिलीज करे दे आर द बेस। जैसे NaOH पानी में डालो OH- रिलीज करेगा बेस, KOH हो गया है ना, तो ये बेस कहलाते हैं। तो जो H+ रिलीज करे वो एसिड एंड जो OH- रिलीज करे वो बेस, करेक्ट, ओके। तो ये एक थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी एक ये भी थी जो आगे चल करके पढ़ोगे, आई थिंक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है उसमें आएगा, ब्रॉन्स्टेड लोवेरी थ्योरी करके है, आई थिंक वो उसको अभी नहीं पढ़ाना चाहिए। और एक लुइस कॉन्सेप्ट है। तो ये दो है जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी पढ़ना शायद ऐसा हो जाएगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर दे वो, ठीक है। बेसिकली लुइस थ्योरी में ये था कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड है, जो डोनेट करे वो बेस है, पर वो आगे केमिकल बॉन्डिंग के बाद ही उसको पढ़ना ठीक है। फिलहाल जो इस टॉपिक के बेसिस पे वो एक बार ज़रा देखते हैं। आई थिंक ये मोर ओवर आरएनएस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो देखो ये क्या बोल रखा है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, पीरियोडिक टेबल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट कहाँ मिलते हैं, लेफ्ट साइड में मिलते हैं या राइट साइड में मिलते हैं, राइट साइड में मिलते हैं। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उनके हाइड्राइड, उनके हाइड्रोक्साइड या उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। हाइड्राइड का मतलब क्या हो गया, उस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन चिपका दो। फॉर एन एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ तुमने हाइड्रोजन चिपका दिया तो बोल सकते हो कि तुमने क्लोरीन हाइड्राइड बना दिया। लेकिन क्लोरीन हाइड्राइड को हम लोग प्यार से HCl बुलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बुलाते हैं। तो क्या एसिड तो है वो, तो क्लोरीन का हाइड्राइड क्या नेचर है, वो एसिडिक नेचर का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी होते हैं उनके हाइड्राइड, उनके हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH चिपका दो, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, H चिपका दो। जैसे कोई बोलता है ना सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, NaH, ये देखो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्राइड क्या है, NaH। कोई बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, कोई बोले सोडियम का ऑक्साइड तो Na2O बनेगा। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं नॉन मेटल के, जो राइट साइड वाले नॉन मेटल नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटल के हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जबकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मेटेलिक वाले एस ब्लॉक एलिमेंट लेफ्ट साइड वाले। तो लेफ्ट साइड वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनके हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड वो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे सोडियम का एग्जांपल देख लो, सोडियम लेफ्ट साइड में आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका जो हाइड्राइड बनता है हाइड्रोक्साइड NaOH, वो तो फेमस बेस है। NaOH क्या है, फेमस बेस है कि नहीं है। तो मेटल के हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड ये जो हैं ये सब कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। जबकि नॉन मेटल के कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। कभी एसिडिटी हो जाती है तो लोग इनो खाते हैं। आपको मालूम है इनो में क्या है, इनो इज अ बेस, इनो इज अ बेस। क्या है उस बेस के नाम पे, उसके अंदर क्या है, अगर आप नोटिस करो उसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के जो बने बचे हुए जो भी उसके हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड वो सब किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। क्योंकि वो बेसिक नेचर के हैं तो वो ऑपोजिटली एक्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है मधुमक्खी काटती है तो लोग लोहा लगाते हैं उसके ऊपर। अब क्यों लगाते हो, सोच के बताओ क्यों लगाते होंगे। क्योंकि जब कोई मधुमक्खी काटती है वो एसिड रिलीज करती है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस। तो मेटल के हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड क्या नेचर होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब मेटल लगाओगे तो कुछ तो इफेक्ट आएगा। तो देखा होगा गांव में जैसे मधुमक्खी काटते लोग ऐसा रगड़ते ना, चाकू रगड़ते उसके ऊपर। चाकू मतलब मेटल, अब मेटल के नाम पे तो वही मिलता है घरों में, है ना। हाँ, तो अब जरा समझना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड। ये किस एसिड की बात हो रही है, हाइड्रोजन एसिड। बेसिकली मैं आरएनएस थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब अगर मेरे पास CH4 अवेलेबल है, NH3 अवेलेबल है, H2O अवेलेबल है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H2O। उससे कम एसिडिक कौन होगा, NH3। उससे भी कम एसिडिक कौन होगा, CH4। बात समझ में आई क्या। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एसिड और बेस को लेकर के ना ज्यादातर कंपैरिजन ही किया जाता है। जैसे कोई बोले कि वाटर क्या है, देखो वाटर, अमोनिया और CH4 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो हमने बोला वाटर ज्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड में आ रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से वो ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है। पर आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, वाटर तो न्यूट्रल होता है, आप तो इसको एसिड बता रहे हो। अरे हम कंपेरिजन के बेसिस पे बता रहे हैं, कंपेयर करो। जैसे मैं अगर मैं वाटर को H2SO4 के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि वाटर इज अ बेस, कंपेरिजन, वाटर इज अ बेस एंड H2SO4 इज एन एसिड। लेकिन उसी वाटर को
अगर मैं NaOH के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा NaOH के कंपेरेटिवली वाटर इज एन एसिड। तो बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मैं अगर बोलूँ एक बच्चा है, उसके 70% मार्क्स आए हैं, वो टॉपर है कि एवरेज है, तो बताना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने उसके सामने 95% वाले को खड़ा कर दिया तो आप क्या बोलोगे? अरे एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन अगर उसके सामने आपने ऐसे बच्चे को खड़ा कर दिया जिसके 33% आए हैं, तो उसके मुकाबले ये क्या है? फिर टॉपर है कि नहीं है? हाँ, तो कंपैरेटिव बात होती है। तो यहाँ पर देखना, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, तो आप देखोगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। क्लियर? तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। एक्चुअली अमोनिया इज अ बेस, एक्चुअली अमोनिया इज अ बेस, लेकिन अमोनिया ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरेटिव टू द मीथेन। क्लियर है? हाँ, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको बात नहीं करनी है, आपको बात करनी है कंपैरेटिव टर्म्स में, कंपैरेटिवली कौन किसके मुकाबले कौन कितना ज्यादा एसिडिक है। ठीक है? ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है? ऊपर से नीचे आते वक्त जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। ऑलराइट, ध्यान से समझना, HF, HCl, HBr, HI। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? तो सबसे ज्यादा एसिडिक है HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ऐसा क्यों? आरएनएस क्या बोलता है? जो H+ रिलीज करे वो एसिड, राइट? जो नहीं करे वो एसिड नहीं है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त आप देखते हो जैसे HF का बॉन्ड लेंथ कम है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है और आयोडीन का और बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन आयोडाइड की ज्यादा है। तो जब टूटने की बारी आएगी, H+ के रिलीज होने की बारी आएगी, तो HI इजीली टूट जाएगा, HI जो है वो इजीली टूट जाएगा। देखो आरएनएस थ्योरी क्या बोलती है? पानी में डुबा के देखो, जो H+ रिलीज करे वो एसिड, मतलब H+ को तोड़ के अलग निकालना है। टूटेगा तो वो इजीली जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। मैं अगर आपके हाथ में एक लंबी सी छड़ी दे दूं, इसको तोड़ो, या एक दूसरा ऑप्शन दे दो कि पतली सी छड़ी दे दो, पतली सी बोलो, छोटी सी, इसको तोड़ो, कौन ज्यादा आसान होगा तोड़ना? लंबी वाली या पतली वाली? छोटी वाली। लंबी वाली तोड़नी ज्यादा आसान है। आप कुछ नहीं तो अपने पेंसिल है आपके पास या स्केल से कंपेयर कर सकते हो। जब तक स्केल लंबा रहता है 20 से तोड़ सकते हो। टूटा, ठीक है, टुकड़ा जो बचा उसको फिर से तोड़ो, टूटा, फिर जो बचा उसको तोड़ो। धीरे धीरे करके आप देखोगे कि पहले से ज्यादा दम लग रहा है। जब तक स्केल लंबा था तोड़ना आसान था, जैसे जैसे करके वो छोटा होता जा रहा है, पहले से ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। अब जब उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है तब तुम तोड़ के दिखाओ तो नहीं टूटा जाएगा वो, राइट? तो जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है वो इजीली टूट सकता है। तो जब आप HI को पानी में डुबाते हो तो HI ज्यादा इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है H+ एंड I- में, तो ज्यादा जल्दी H+ रिलीज कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा एसिड है वो। समझ में आया? ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। तो एक चीज तो हमने ये पढ़ी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रखना ये किसके लिए है? ये हाइड्रोजन एसिड की बात हो रही है। ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए पर ऐसा नहीं होता। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऊपर से नीचे आते वक्त बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखना। लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। कॉन्सेप्ट लगता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड लेंथ के। तो आप अगर एक चीज नोटिस करो, आपके सामने दो इक्वेशन है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है। क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्स है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का इनवर्सली है ये बॉन्ड लेंथ। तो उल्टे का उल्टा तो सीधा ही होता है। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इजीली मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू आयंस। आयंस मतलब क्या? H+ एंड बाकी का जो भी हिस्सा बचा हुआ है। तो जितना इजीली कोई H+ रिलीज करेगा उतना अच्छा एसिड है। तो याद रखना, ऊपर से नीचे आते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ये बात याद रखनी है आपको। ऊपर से नीचे आते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। जबकि लेफ्ट से राइट जाते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ता है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे एटॉमिक रेडियस का भी आपने ये देखा था, लेफ्ट से राइट जाते वक्त साइज क्यों डिक्रीज होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त साइज क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट के इंक्रीज होने की वजह से। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त एक अलग फैक्टर काम कर रहा है और ऊपर से नीचे आते वक्त अलग फैक्टर। यहां पर भी वही बात हो रही है। लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर काम कर रहा है, जबकि ऊपर से नीचे आते वक्त बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर काम कर रहा है। बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो या बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है,
तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त ऑर्डर देखो क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है HF, उससे कम एसिडिक H2O, उससे कम एसिडिक NH3, उससे कम एसिडिक CH4, और वही ऑर्डर उसके नीचे वाली सीरीज में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, और एक और चीज याद रखना, ये सारा खेल कंपैरिजन का है। जैसे H2O, अगर आप H2O एंड H3O+ को कंपेयर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि H2O अगर बेस है तो H3O+ एसिड है, और अगर H2O और OH को कंपेयर करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि H2O अगर एसिड है तो OH बेस है। ठीक है, पूरा डिटेल जो स्टडी है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, उसमें बहुत अच्छे से सीखेंगे, तीनों थ्योरीज डिटेल्स में पढ़ेंगे, आर्नेस थ्योरी, लुईस कॉन्सेप्ट, और वो जो अगली ब्रॉन्स्टेड-लोवेरी थ्योरी वो वाली। ठीक है, तो ये कौन सी बात हो रही थी, ये हाइड्रोजन एसिड को लेके बात हो रही थी। किसको लेके? हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड मतलब वो जिनके पास हाइड्रोजन है। इसके अलावा कई सारे ऐसे एसिड भी हैं जिनके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है तो उनके लिए क्या, तो एक दूसरे टाइप के भी एसिड होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड। हाइड्रोजन एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और बाकी बचा हुआ कुछ और। जैसे फॉर एन एग्जांपल HCl, एक हाइड्रोजन है बाकी कुछ और है, Cl से Cl ना होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, अगेन जो भी है एसिड तो बना ना। H2SO4 में देखो हाइड्रोजन एसिड है, वो H2SO4 में हाइड्रोजन है और बाकी देखो SO4 है, हाइड्रोजन एसिड है। अभी जो हम एसिड पढ़ रहे हैं दैट इज ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड कैसे बनते हैं, एक नॉन मेटल ले लो, नॉन मेटल, उसका कनेक्शन OH के साथ कर दो। नॉन मेटल ले लो, उसका कनेक्शन OH के साथ कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए H3PO4, H3PO4, HClO4, HClO2। तो यहाँ पर आपने एक नॉन मेटल लिया, जैसे यहाँ पर फोस्फोरस एक नॉन मेटल लिया आपने, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्लोरीन लिया, यहाँ पर क्लोरीन लिया, और इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर दिया, O एंड H के साथ कर दिया। अब देखो यहाँ पर जैसे कि 4 O है 3 H है, 4 O है 1 H है, 2 O है 1 H है। क्लियर? तो जो ऑक्सो एसिड होते हैं, याद रखना ऑक्सो एसिड मतलब क्या, एक नॉन मेटल होना चाहिए, इसके साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऑक्सो एसिड होते हैं इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ये जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसी से डिपेंड करेगी उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता ही है, जो एक चार्ज होता है और वो भी किसका, सेंट्रल के ऊपर। अब कोई आपसे बोले कि जैसे HNO2 एंड HNO3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो सेंट्रल यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन है सेंट्रल। ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन। अच्छा, सेंट्रल का मतलब ये नहीं कि बीच में कौन लिखा हुआ है, वैसा नहीं, किसी ने HNO2 को NHO2 कर दिया तो आप बोल रहे हो हाइड्रोजन सेंट्रल है, अरे वैसा नहीं, लिखे हुए में सेंट्रल नहीं। जो बोलते हैं ना कि मेन जो सेंटर वाला है जिससे सब जुड़े हुए हैं वो कौन है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर नाइट्रोजन का +5 है। इस वजह से पहला वाला कम एसिडिक है और दूसरा वाला ज्यादा एसिडिक है। तो ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो नाइट्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द नाइट्रस एसिड। एक और चीज देखो, एक है आपके पास H2SO3 और एक है H2SO4। H2SO3 में सल्फर इज सेंट्रल, इसका ऑक्सीडेशन इज +4, जबकि यहाँ पर सल्फर का क्या है, +6 है। तो इन दैट केस ये सेकंड वाला इज मोर एसिडिक देन दिस फर्स्ट वाला। क्लियर है? H3PO2, H3PO3, H3PO4, इसमें देखो फोस्फोरस का +1, +3, +5, तो कौन ज्यादा एसिडिक, ये +5 वाला। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सर हमको तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, तो हम कैसे पता करें। इतना देखो किसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है, बात किसकी हो रही है, ऑक्सो एसिड की। तो ऑक्सो एसिड की अगर बात हो रही है इसका मतलब जिसके पास जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा कंपैरेटिवली वो ज्यादा एसिडिक है। तो अब यहाँ पर देखो जैसे HNO2 और HNO3 में ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास है, पहले वाले के पास है दूसरे वाले के पास, दूसरे वाले के पास, तो वो ज्यादा एसिडिक है। H2SO3, H2SO4 ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास है, H2SO4 के पास, तो ज्यादा एसिडिक है। H2PO2 में देखो 2 ऑक्सीजन, H3PO3 में 3 ऑक्सीजन, H3PO4 में 4 ऑक्सीजन, तो कौन ज्यादा एसिडिक, ये 4 वाला। करेक्ट, समझ में आया क्या। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास है, ये लास्ट वाले के पास, ये ज्यादा एसिडिक, फिर ये कम, फिर ये कम, ये फिर और भी कम। समझ में आया क्या। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं भी आता हो कोई पंगा नहीं, बस इतना देखो कि किसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, बात समझ में आई, एकदम इजी है ये ऑक्सो एसिड वाला। जिसके पास जितना ज्यादा ऑक्सीजन वो उतना ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ऑक्सो एसिड है, ऑक्सीजन से बने हुए हैं ये, तो जिसके पास जितना ज्यादा ऑक्सीजन वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। मोर ऑक्सीजन इन ऑक्सो एसिड मींस मोर इज एसिडिक नेचर। ठीक है, अच्छा डाउन द ग्रुप क्या होगा, जरा देखना डाउन द ग्रुप क्या होगा। तो डाउन द ग्रुप ये होगा जैसे HClO4, HBrO4, HiO4, देखो सभी के पास 4-4 ऑक्सीजन है,
तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो याद रखना ये ऊपर वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर नीचे वाला और फिर और भी नीचे वाला। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बात किसकी हो रही है? ऑक्सो एसिड की। हाइड्रोजन एसिड में आपने उल्टा ट्रेंड देखा था, ऊपर से नीचे आते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता था, किसमें? हाइड्रोजन एसिड में, जबकि ऑक्सो एसिड में उल्टा है। ठीक है, ऑक्सो एसिड में उल्टा है। क्यों उल्टा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी OH के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी OH के साथ जुड़ा होता है तो बॉन्ड OH का ब्रेक डाउन होता है। अब OH का ब्रेक डाउन होता है तो ये H+ अलग हो जाता है, और जो ये H+ अलग हो गया तो जो H+ रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड तो कहलाते हैं। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ब्रेक डाउन हो, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट OH के साथ जुड़ा होता है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो OH रिलीज होगा, तो इसका नेचर क्या होगा? बेसिक। इसका नेचर क्या होगा? बेसिक। ऐसा क्यों? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट OH के साथ जुड़ा है तो ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक डाउन होता है? इसकी बात समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे, सामने वाला निकल जाए बाहर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन को बोलता है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन मेरे पास दे दे और तुम निकल ले। ऑक्सीजन बोलता है भक्त मैं खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं क्यों निकलूँ? तो फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि देखो तू भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं भी नेचर से इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो अपने पास ये हाइड्रोजन नाम का बकरा है, इसको काट देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन को बाहर उड़ा देते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों ने मिलजुल करके इस बेचारे को लूट लिया, तो H+ अलग हो गया, इसलिए क्या नेचर हो गया? एसिडिक। अब यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? एकदम सज्जन, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर बचा कौन? जिसको इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा वो है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को ज़्यादा ही है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास जाता है, हाइड्रोजन को बोलता है अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दे और तू निकल अलग। हाइड्रोजन बोलता है ए भाई तू मेरे को क्यों लटका रहा है, जबकि साइड में है ना ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार खड़ा है, तो मेरे को क्यों लूट रहा है? तो ये बोलता है हाँ यार बात तो सही है, जब सामने कोई है जो अपने को दे रहा है तो फिर क्यों मैं तेरे को ऐसा टॉर्चर कर रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन क्या बोलता है इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, कि तुम इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं अलग हो जाता हूँ। अब जब ये ऑक्सीजन अलग होगा तो अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो H के साथ अलग हो रहा है वो। तो जब ये H के साथ अलग हो रहा है तो OH बन करके अलग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये बड़ा चालाक है। जब ऑक्सीजन को पता चलता है कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो मेरे साथ में उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखते हैं कि हम दोनों में से कमजोर कौन है, चलो उसको टपका डालते हैं अपन। तो हाइड्रोजन को उड़ा दिया उन्होंने और H+ बन करके वो अलग हो गया। लेकिन जब ऑक्सीजन को पता चलता है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, तो मैं इस बेचारे की कुर्बानी क्यों दूं? होता है ना, जब अवेलेबल है तो फिर हम क्यों दूसरे को करें, है ना। तो यहाँ पर वही हुआ सेकंड केस में। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझो, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो नेचर कैसा होगा? बेसिक। नेचर होगा बेसिक। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक। ऊपर से नीचे आते वक्त अगर आप देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन ज्यादा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव लग रहा है? क्लोरीन या आयोडीन? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लग रहा है? क्लोरीन या आयोडीन? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन या आयोडीन? क्लोरीन ना, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, भूल गए? वापस एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। क्यों? ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्यों घटती है? क्योंकि साइज बढ़ जाता है। अब जब साइज बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? इच्छा कम होने लगती है। आज की डेट में जब मम्मी तुमको 100 रुपये देती है तो तुमको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इनकम तो है नहीं, अब पर्सनली तो हम कुछ कमा नहीं रहे, तो 100 रुपये मिला तो बहुत अच्छा लगा, हाँ बड़ा मजा आ गया। वही तो अगर तुम जॉब करने लगो, महीने का 1 लाख 2 लाख ऐसे ही कमा रहे हो, तब मम्मी बोले ले बेटा 100 रुपया, तो तुम क्या बोलोगे? अरे छोड़ो आप ही रख लो, ऐसे ही बोलोगे, क्योंकि तब कोई खास इच्छा नहीं होगी। तो जब तक एटम का साइज छोटा रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इच्छा रहती है, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त जब एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम हो जाना। ठीक है, हाँ। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो ऑक्सीजन सबके पास 4 है, हाइड्रोजन का सबके पास 1 है। तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4 है। क्योंकि क्या बोला गया है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ अगर OH जुड़ा है तो वो एसिडिक नेचर का रहेगा। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ज्यादा एसिडिक है, देन HbRO4, देन HiO4। समझ में आया? हाँ। तो ऊपर से नीचे आते वक्त ऑक्सो एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घटती है, जबकि हाइड्रोजन एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, अच्छा वही चीज देखो, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ऊपर से नीचे आते वक्त
बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा? तो भाई ऊपर से नीचे आते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कम हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ना, तो उल्टा ऑर्डर है, उल्टा ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर है? ये देखो एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, ClOH, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मिलजुल करके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को उड़ा देते हैं, तो क्या नेचर हो गया इसका? एसिडिक। तो नॉन मेटल का OH एसिडिक नेचर का, यही तो पढ़ा था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक ना। अभी देखो मेटल है, तो मेटल में ये हुआ कि इन दोनों ने सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया, तो कैसा नेचर है? बेसिक। वैसे हाइड्रोजन जो है ना वो क्या बोलता है ऊपर ऊपर से कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हूँ, यही बोलता है ना, आई कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, आई कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट वाला नेचर का होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। पर जब आप पर्सनली जाके हाइड्रोजन से पूछोगे ना ऐसे कि अच्छा ठीक है तो दे भी सकता है, ले भी सकता है, लेकिन तुझे क्या लगता है अगर तेरे को मौका मिले तो तेरे के लिए क्या क्या सोचता है, तेरी मन की इच्छा क्या है? तो एक्चुअली हाइड्रोजन के मन की इच्छा है कि कोई इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को। बात समझ में आएगा? ऊपर ऊपर से बोलता है अरे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इलेक्ट्रॉन दे या ले, लेकिन अंदर से जब पर्सनली थोड़ा सा उसको इमोशनल करके पूछोगे ना तो बोलेगा कि नहीं यार एक्चुअली मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए नॉन मेटल, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा है तो बेसिक नेचर। एक और चीज, एसिडिक नेचर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? एस कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि कितना उसमें एस मौजूद है। आगे चल करके जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो उसमें आप एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन कि पुराने ऑर्बिट्स टूट करके एक नया बन जाता है, नया ऑर्बिट बन जाता है, एक नए फॉर्म में आ जाता है वो। ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरी है जितना समझ पाओ उतना बेटर है, ना समझ पाओ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे देखो कार्बन कार्बन का अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कल के दिन जब केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अभी हो सकता है थोड़ा ना ही समझ में आया आपको। कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो sp2, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3। तो यहाँ पर एक s है और एक p है, तो इसका मतलब परसेंट s क्या है यहाँ पर? 50% है, क्योंकि एक s है और एक p है, तो जो भी आएगा दोनों के बीच में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50%। अब यहाँ पर देखो s है एंड p2 है, एक s है और 2 p है, तो 3 पार्टिसिपेंट हो गए, एक s और 3 p, तो यहाँ पर s का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 33.3%। यहाँ पर देखो s है एंड p3 है, तो मतलब टोटल कितने प्लेयर हो गए? 3 p के हो गए और एक s के हो गए, 4 हो गए, तो इन 4 में से एक हिस्सा s का होगा, तो कितना परसेंट हो गया? 25%। तो जो जितना s कैरेक्टर जिसके पास होता है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। इसका मतलब कार्बन कार्बन का अगर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स, देन मोर एसिडिक देन एल्केन्स। क्लियर है? एल्काइंस सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, उससे कम एल्कीन्स और उससे भी कम एल्काइंस। ये sp sp2 sp3 क्या है ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे। अच्छा फिर भी एक छोटा सा एक वो बता देता हूं मैं, s ऑर्बिटल ऐसा गोल होता है, p ऑर्बिटल ये ऐसा होता है, तो कई बार क्या होता है कि बॉन्डिंग बन नहीं पाती है, तो एटम क्या करता है s और p को आपस में घोल देता है, एक नया गठबंधन बना देता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ना, इसको ढंग से वोट मिले ना उसको ढंग से वोट मिले, तो चलो एकदम गठबंधन सरकार बना देते हैं। सुना है ना ऐसा अलायंस, राइट? जैसे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो जब बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे शिवसेना और भी कुछ पार्टियों के साथ जब उन्होंने अपना गठबंधन बनाया उसका नाम एनडीए दिया गया था। कांग्रेस वाले जब ये एनसीपी के साथ और 2-4 पार्टीज और हैं उनके साथ जुड़ा करके अपना पार्टी बनाते तो यूपीए बोलते हैं उसको, गठबंधन सरकार है। तो यहाँ पर वही है, जब एस और पी इंडिविजुअली कुछ बॉन्डिंग ना कर पाए तो ये दोनों मिलजुल करके एक सरकार बना लेते हैं जिसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और एक p जुड़ेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 2 p जुड़ेंगे तो sp2, एक s और 3 p जुड़ेंगे तो sp3, एक s और 4 p जुड़ेंगे तो sp4, पर sp4 होता नहीं है क्योंकि p के पास तो 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, तो अगर चौथे की जरूरत पड़ेगी तो d को इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए sp3 के बाद sp3d आता है, फिर उसके बाद sp3d2, sp3d3, sp3d4, इस तरीके से वो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा ये उसका समरी है। क्या पढ़ा? लेफ्ट से लेके राइट जाते वक्त कौन कौन सी चीजें इंक्रीज होती हैं, किस किस की वैल्यू इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट जाते वक्त? आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाते वक्त बढ़ती है ना, क्योंकि साइज घटता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाते वक्त बढ़ती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी बढ़ जाती है। लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बढ़ जाती है, लेफ्ट से राइट जाते वक्त ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाती है। और जो लेफ्ट से राइट जाते वक्त बढ़ता है ना, वो कंफर्म ऊपर से नीचे आते वक्त डिक्रीज होता है। ठीक है, तो कोई भी एक याद करो, आइदर एक्स एक्सिस के वे में याद करो, आइदर वाई एक्सिस के, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस में लेफ्ट से राइट जाते वक्त इंक्रीज कौन कौन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जो लेफ्ट से राइट जाते वक्त इंक्रीज होता है वो ऊपर से नीचे आते वक्त डिक्रीज होता है। दूसरा, कौन कौन सी चीजें जो लेफ्ट से राइट जाते वक्त डिक्रीज होती हैं? अच्छा, जो लेफ्ट से राइट जाते वक्त डिक्रीज होंगी वो ऊपर से नीचे आते वक्त इंक्रीज होंगी। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त डिक्रीज कौन कौन होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाते वक्त। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि लेफ्ट साइड के ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और राइट साइड के इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, या ये बोल सकता हूँ कि कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटेलिक नेचर लेफ्ट से राइट जाते वक्त डिक्रीज होता है। रिड्यूसिंग पावर लेफ्ट से राइट जाते वक्त डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात नहीं की गई है क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ आपने दो टाइप से पढ़ी है, एक हाइड्रोजन एसिड की पढ़ी थी और एक ऑक्सो एसिड की। हाइड्रोजन एसिड को लेकर के आपने क्या पढ़ा था? लेफ्ट से राइट जाते वक्त हाइड्रोजन एसिड के साथ क्या होता है, जो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बढ़ती है कि कम होती है? लेफ्ट से राइट जाते वक्त, लेफ्ट से राइट जाते वक्त क्या होता है, बढ़ती है। ये देखो हाइड्रोजन एसिड लेफ्ट से राइट जाते वक्त बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है, ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ता है। ठीक है, हाइड्रोजन एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है लेफ्ट से राइट जाते वक्त बढ़ती है और ऊपर से नीचे आते वक्त भी बढ़ती है। जबकि ऑक्सो एसिड के साथ क्या था, ऑक्सो एसिड के साथ, तो ऑक्सो एसिड के साथ ये था कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे जिसके पास वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक। क्लियर? हाँ, तो डाउन द ग्रुप जो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घटती है। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। और अगर लेफ्ट से राइट जाते वक्त लेफ्ट से राइट जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें सिर्फ ट्रेंड है, जिसमें सिर्फ ट्रेंड है। एक बार वापस स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे कि हमने क्या क्या ट्रेंड्स पढ़े। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के बाद पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, उसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद पढ़ा था क्या पढ़ा था, वैलेंसी पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, राइट? और भी कुछ था इन बिटवीन वैलेंसी से पहले, हाँ, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। सो दीज आर द ट्रेंड जो आपसे एग्जामिनेशन में अलग अलग फॉर्म में पूछे जाएंगे। एवरेज एग्जाम दे रहे हो तो आपसे ट्रेंड पूछेगा, बहुत अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो आपसे एक्सेप्शंस पूछेगा, और भी अच्छा एग्जाम होगा तो एक्सेप्शंस में भी वो पूछेगा जो ज़्यादा सुनाना होगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बजाय वो सेकंड पीरियड का दे देंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जगह पर वो फॉस्फोरस और सल्फर में पूछ लेंगे क्या है, वो डायरेक्टली नहीं देंगे आपको, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत बार सुना होगा लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर शायद उतना ना सुना होगा। पर आपको ये पता है कि क्या करना है, जो भी एक्सेप्शंस है वो पूरी सीरीज में मिलते हैं, आपको मिलेंगे तो पूरे कॉलम्स में मिलेंगे। आपको फ्लिप फ्लॉप है तो पूरे कॉलम का फ्लिप फ्लॉप है, तो बस आपको ये ट्रेंड याद रखना है।